हेलो स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस जनरल साइंस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और ये है लेक्चर 11। इसमें हम पढ़ेंगे गति के तीसरे चैप्टर को। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। देखिए यहाँ पर हम पहले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण की परिभाषाएं और उनके उपयोग। दूसरे लेक्चर में मैंने कंप्लीट करवाया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति के विभिन्न विभिन्न प्रकार के ग्राफ को मैंने समझाया था। इस तीसरे लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे प्रक्षेप्य गति तथा उसके सूत्र यानी प्रोजेक्टाइल मोशन को हम पढ़ेंगे। यदि अभी तक आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप लिंक पे क्लिक करके पिछले वीडियोस देख सकते हैं। चलिए इस प्रक्षेप्य गति और इसके सूत्र के चैप्टर को शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले प्रक्षेप्य गति को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह पर क्षैतिज फेंका जाता है तो किसी वस्तु के ऐसी वर्तुलाकार यानी एलिप्टिकल गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये काम करती है। अब देखिए यहाँ पर यदि ये सतह है और यहाँ से कोई एक व्यक्ति एक वस्तु को फेंकता है तो वह फेंकेगा किस प्रकार से? या तो वह उस वस्तु को सीधे ऊपर की तरफ फेंक सकता है या तो वह इस दिशा में फेंक सकता है। तब यदि वह ऊपर की तरफ उस वस्तु को फेंकता है तो वह वस्तु वैसी की वैसी नीचे आ जाएगी। यदि वह इस तरीके से वस्तु को फेंकता है तो वह एक सीधी रेखा में नीचे नहीं आएगी, बल्कि वह आगे की तरफ गति करती हुई नीचे की तरफ आएगी। और इस प्रकार के वस्तु के मोशन को ही हम प्रक्षेप्य गति या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर सबसे पहले समझा दिया कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। आगे बढ़ते हैं, इसी के बाद में हम इसका अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है इस स्थिति में वस्तु पर सिर्फ गुरुत्वीय बल काम करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आएगा कि यदि प्रक्षेप्य गति होती है तो उस पर लगने वाले बल या बलों की संख्या क्या होगी या वे बल क्या होंगे। तो ध्यान से समझना, इस स्थिति में प्रक्षेप्य गति में या प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बल यानी गुरुत्वीय बल काम करता है, जिसकी वजह से प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन संभव हो पाता है। ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब देखिए इस डायग्राम में मैंने जैसे आपको बताया था कि ये रहा वो मोशन जो कि फॉलो करेगी वह बॉडी। अब देख सकते हैं इसके हर एक बिंदु पर जब भी वह इस पाथ से, इस रास्ते से होकर के गुजरेगी तो यहाँ पर एक नीचे की तरफ एक बल लग रहा होगा जो कि उस वस्तु को अपनी तरफ खींच रहा होगा। और इस पूरे रास्ते में एक ही वो बल है जो लगेगा और वह है गुरुत्वीय बल। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक बल काम करेगा जो कि गुरुत्वीय बल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे और समझते हैं। इसके कुछ उदाहरणों में आ सकता है तोप से दागा गया गोला। ऑब्वियसली आप इमेजिन कर सकते हैं जब भी किसी तोप से हम यदि गोले को दागेंगे तो वह एक प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति करेगा। बल्ले से मारी गई गेंद, किसी हवाई जहाज से फेंका गया बम। तो इन सभी उदाहरणों में यदि कोई गति काम करेगी तो वह होगी प्रक्षेप्य गति। इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक परिभाषा है प्रक्षेप्य की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे। देखिए प्रक्षेप्य गति के दौरान यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वस्तु की धरातल से ऊंचाई। तो मैं यहाँ पर आपको फिर से वो डायग्राम बना के बता देता हूँ। ये रहा धरातल, यदि यहाँ से कोई वस्तु छोड़ी गई तो वो इस प्रकार से एक पाथ पूरा करेगी। अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि हर एक बिंदु पर आप देख सकते हैं यदि थोड़ी देर बाद वो वस्तु यहाँ पर होती है या यहाँ पर होती है या यहाँ पर होती है तो आप देख सकते हैं धरातल के साथ में उसकी जो ऊंचाई होगी वो अलग अलग होगी। तब हम ये कहेंगे कि यहाँ पर यदि मैं दो कंपोनेंट लेता हूँ, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक यहाँ पर दिख रहा है जो कि धरातल है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इसके बीच में हमने यदि वस्तु को इस स्थिति से फेंका कि यहाँ पर जो एंगल या कोण बन रहा है वह धरातल के साथ थीटा बन रहा है, तो हम इस सूत्र से उसकी ऊंचाई विभिन्न बिंदुओं पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये फॉर्मूला होगा h = u² sin² थीटा अपॉन 2g। ये याद रखिएगा, एग्जाम्स में एज इट इज पूछा जाता है। अब यहाँ पर u क्या है वो समझ लीजिए। तो यहाँ पर u प्रारंभिक वेग है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है। इस बिंदु पर जिस वेग से आप इसे छोड़ेंगे इसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। इसी प्रकार से थीटा क्या है यहाँ पर? तो थीटा यहाँ पर जिस कोण से आप उस वस्तु को फेंकेंगे वह यहाँ पर दिखाया गया है थीटा के तौर पे। तो यहाँ पर जी जो है क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, ये जी जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जिसके आधार पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको इसी फॉर्मूले से आने वाले 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट करवा देता हूँ। अब देखिए इस फॉर्मूले में आप एक चीज समझें,
यदि मैं ये कहूं कि यहाँ पर g कांस्टेंट होता है और 2 तो अपने आप में एक संख्या है इसलिए कांस्टेंट होगी, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर जो ऊंचाई होगी, प्रक्षेप्य की ऊंचाई होगी, वह समानुपाती होगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के। तो पहली बात तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन गया कि यदि प्रक्षेप्य की ऊंचाई है तो वह किसके समानुपाती होगी, तो वो होगी u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा के। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यदि u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा, तो हम ये कहेंगे कि h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर हम कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा का मतलब थीटा, इसका मतलब h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब यहां पर देखने वाली बात क्या होगी, जैसे जैसे कोण बढ़ेगा इसका मतलब होगा थीटा की वैल्यू हमको जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे h भी ऊपर की तरफ बढ़ेगा। कहने का मतलब है थीटा का मान बढ़ाने पर प्रक्षेप की ऊंचाई भी बढ़ती चली जाएगी। इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए, यदि ये धरातल है और यदि यहां से एक वस्तु को फेंका जा रहा है, तो यदि इस तरीके से फेंका गया तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक कोण होगा ये हमने θ1 मान लिया। अब यदि मैं और थोड़े से अधिक एंगल पर फेंकता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मैं एंगल को बढ़ा चुका हूं। तो यहां पर पहले जो हाइट हुआ करती थी बीच में देखें तो यहां पर h1 थी। दूसरी बात, यदि आपने θ2 एंगल करा तो यहां पर हाइट जो हो रही है वो h2 हो गई। अब यदि मैं और ऊंचाई पर इसको फेंकता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि θ3 जो है वो θ1 और θ2 से भी ज्यादा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइट जो होगी वो ज्यादा होगी। यहाँ पर एक चीज हम समझ गए, जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं ऊंचाई भी जो हो रही है बढ़ रही है। तो ये मैंने आपको एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करवा दिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप दूसरी चीज देख सकते हैं, यदि मैं यू स्क्वायर को कांस्टेंट करता हूं तो थीटा पर बात आ जाएगी। यदि मैं थीटा को कांस्टेंट कर दूं तो क्या होगा, तो ध्यान से समझना, यदि मैं थीटा को कांस्टेंट कर देता हूं तो h जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यू स्क्वायर के। इसका मतलब आप जितने ज्यादा वेग से यानी जितनी इनिशियल वेलोसिटी से आप किसी वस्तु को फेंकेंगे वो उतनी ऊंचाई तक जाएगी। इसका मतलब u की वैल्यू को बढ़ाने पर यहाँ पर हम कहेंगे कि h की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इसी पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न करवाऊंगा। तो पहला प्रश्न तो मैंने आपको बता दिया कि यदि प्रारंभिक वेग आप बढ़ाएंगे तो ऊंचाई बढ़ेगी। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि कितनी बढ़ेगी। देखिए, अब यदि मैं ये कहूं कि u का वैल्यू यदि मैं दुगना कर दूं यानी प्रारंभिक वेग दुगना कर दूं तो यहां पर u की जगह 2u आ जाएगा। तब हम कहेंगे कि h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2u का होल स्क्वायर। तब कहेंगे कि h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4u का स्क्वायर। यानी कि यदि आप प्रारंभिक वेग को दुगना करते हैं तो हाइट जो हो जाएगी वो 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर h जो हो रहा है वो u के स्क्वायर के टर्म्स में बढ़ रहा है। तो यदि आप यहाँ पर याद रखिएगा, यदि प्रारंभिक वेग दुगना करेंगे तो ऊंचाई 4 गुनी हो जाएगी, प्रारंभिक वेग तिगुना करेंगे तो यहाँ पर ऊंचाई 9 गुना हो जाएगी। यानी कि प्रारंभिक वेग के वर्ग के स्वरूप में ऊंचाई बढ़ेगी। इस बात को आप सीधे याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कुल मिला करके 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। इस इक्वेशन पे आ सकते थे जो। आगे बढ़ते हैं। अगली परिभाषा है प्रक्षेप्य का उड्डयन काल यानी टाइम ऑफ लाइट। अब देखिए, यदि ये धरातल है और यहाँ पर से किसी वस्तु को फेंका गया तो हम जानते हैं कि ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। ये टाइम ऑफ लाइट क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जब वस्तु को फेंका गया और वापस वो जमीन पर आई उसके बीच में वो कितने समय तक हवा में रही उसे ही कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि कुल समय जिसके दौरान वह वस्तु जो थी वो प्रक्षेप्य गति में थी। अब देखिए, उसका फॉर्मूला होता है t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन g। तो ऑब्जेक्टिव पर्पस के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सीधे पहला ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, या तो ये सीधे फॉर्मूले के तौर पे पूछ लिया जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव कि t जो है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, फिर से वही वाली बात, g जो है यहाँ पर कांस्टेंट हो गया गुरुत्वीय त्वरण। इसका मतलब t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u इंटू साइन थीटा। यानी कि हम कहेंगे u पर और साइन थीटा पर निर्भर कर रहा है। अब एक एक बात करके देख लेते हैं। दूसरा, ये पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यदि मैं u को कांस्टेंट कर देता हूं तो यहां पर हम कहेंगे t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इसका मतलब साइन थीटा का मतलब थीटा, इसका मतलब t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। फिर से वही वाली बात है, यदि आप थीटा का मान बढ़ाएंगे तो t का मान बढ़ेगा। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि यदि प्रक्षेप्य गति में कोण का मान बढ़ाया जाता है
तो समय किस स्वरूप में बढ़ेगा? तो जितना आप कोण बढ़ाएंगे उतना ही समय बढ़ेगा, समानुपाती संबंध होता है। आगे बढ़ते हैं, यदि मैं u की जगह थीटा को कांस्टेंट कर दूं तो फिर क्या होगा? तो हम कहेंगे t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u, यानी कि जितनी ज्यादा प्रारंभिक वेग होगी उतना ही ज्यादा समय होगा। प्रारंभिक वेग जितना ज्यादा, समय उतना ज्यादा। तो ये मैंने आपको यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बन सकता है वो उसके सूत्र पे बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगली परिभाषा को समझते हैं। अगली परिभाषा है क्षैतिज परास। अब इसे हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हम बात करते हुए आ रहे हैं कि किसी धरातल पे वस्तु को यदि इस तरीके से फेंका जाए तो इसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं। पहली परिभाषा हमने पढ़ी ऊंचाई की, दूसरी परिभाषा समय की, अब तीसरी परिभाषा है क्षैतिज परास यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखिए, जब आप किसी वस्तु को इस स्थान से फेंकते हैं तो धरातल पे वो कितनी लंबाई तय करती है उसे ही परास कहा जाता है। यानी कि ये हो गया, यहाँ से किसी वस्तु को फेंका गया था और ये वस्तु यहाँ तक गई है, इसके बीच की जो दूरी होगी उसे रेंज कहेंगे यानी परास कहेंगे। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है ये समझ लीजिए। यहाँ पर फॉर्मूला है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ। अब यहाँ पर हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बन गया हमारे फॉर्मूले पर। अब फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी। अब इसके निष्कर्ष हम निकाल लेते हैं। यदि जी कांस्टेंट है तो r प्रोपोर्शनल होगा किसके? यू स्क्वायर इंटू साइन 2θ के, इन दोनों के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि यदि आप वेग भी बढ़ाएंगे और थीटा का मान भी बढ़ाएंगे तो ये होगा कि r की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन, यदि मैं थीटा की वैल्यू को कांस्टेंट कर देता हूं तब क्या होगा? तब रेंज यू स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। फिर से वही वाली बात हो गई जो हमने हाइट में पढ़ी थी। यदि मैं u को दुगना करता हूं, 2u करता हूं, तो रेंज क्या हो जाएगी? 4r हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो रेंज है वो प्रारंभिक वेग के वर्ग के स्वरूप में बढ़ रही है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार से हम ये कहेंगे कि यदि मैं u को कांस्टेंट कर देता हूं तब क्या होगा? तब हम कहेंगे r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2θ। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि यहाँ पर r की बात करें तो वो थीटा पर नहीं बल्कि 2θ पर बदल रहा है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझिए। यदि मैं यहाँ पर थीटा का मान 10 डिग्री लेता हूँ तो यहाँ पर फॉर्मूले में हमें थीटा नहीं रखना है, यहाँ 2θ रखना है। यानी कि यहाँ पर मान वास्तविकता में रखना पड़ेगा 20 डिग्री। इस प्रकार से रेंज के साथ एक कंडीशन लगती है जो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। तो चलिए मैं आपको इसको समझा देता हूँ। अब देखिए, यदि किसी वस्तु को धरातल पे इस तरीके से फेंका जाता है कि वह क्षैतिज गति करे तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा निश्चित कोण होता है, वह होता है 45 डिग्री का, जिस पर कि आपको रेंज जो मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद समझा दूंगा, ध्यान से समझिएगा। यदि आप किसी वस्तु को इस तरीके से फेंकेंगे तो आप अनुभव करिए कि आपने यहाँ पर 45 डिग्री के पहले कुछ एंगल लिए। यदि आपने 10 डिग्री लिया तो वस्तु यहीं तक जाएगी, फिर 20 डिग्री पे थोड़ा और आगे जाएगी, 30 डिग्री पे और आगे जाएगी, 40 डिग्री पे और आगे जाएगी। इस प्रकार से 45 डिग्री वो कोण होगा जिस पे आपको सबसे ज्यादा रेंज यानी मैक्सिमम रेंज मिलेगी। लेकिन 45 डिग्री के बाद क्या होगा? यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे आप कोण बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 0 डिग्री से 45 डिग्री तक का कोण जाएगा जब, तब तो रेंज आपको इंक्रीजिंग वे में मिलेगी यानी कि बढ़ती हुई मिलेगी। लेकिन जब आप 45 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो आपको रेंज जो होगी वो डिक्रीज्ड टर्म में मिलेगी। ऐसा क्यों होगा? ध्यान से समझिए, अनुभव की बात है। यदि आप 45 डिग्री से ज्यादा कोण पर फेंकेंगे तो वस्तु जो है ऊंचाई ज्यादा हासिल करेगी लेकिन वह कम दूरी तक जाएगी। इस प्रकार से यदि आप कोण बढ़ाते चले जाएंगे तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो है वो ऊंचाई तक तो ज्यादा जाएगी लेकिन वो कम दूरी तय करेगी हॉरिजॉन्टल वे में। तो इस प्रकार से मैंने आपको समझा दिया कि रेंज जो है वो 0 डिग्री से 45 डिग्री तक जाते जाते इंक्रीज होती है और 45 डिग्री से 90 डिग्री तक जाते जाते डिक्रीज होती है। ये मैंने आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया, ये आप अपने नोट्स में उतार लीजिएगा। अब फिर से आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया कि क्षैतिज परास क्या होती है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको स्पेशल कंडीशन बताई है
45 डिग्री वाली, उसी के ऊपर आधारित ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, अधिकतम क्षैतिज परास यानी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो वो क्या होगी, ये जनरल फॉर्मूला होता है रेंज का, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पर थीटा के अलग अलग जब हम मान रखेंगे तो हमें r की अलग अलग वैल्यू पता चलेगी। इस प्रकार से यदि मैं थीटा की वैल्यू को 45 डिग्री रखता हूँ तो यहाँ पर 2 थीटा जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वो 1 के बराबर होता है। इस प्रकार से आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं, आर मैक्सिमम होगा यू स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि यहाँ पर साइन 2 थीटा तो नहीं रहेगा क्योंकि वो 1 बन चुका है। इस प्रकार इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, आर मैक्सिमम यानी मैक्सिमम रेंज जो होती है वो यू स्क्वायर अपॉन जी होती है, क्योंकि यहाँ पर 2 थीटा का मान 90 डिग्री हो गया है और इस प्रकार से साइन 2 थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है किस एंगल के ऊपर आपको अधिकतम क्षैतिज परास या मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी, तो वो होगी 45 डिग्री, और कितनी मिलेगी तो वो होगी यू स्क्वायर अपॉन जी। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये अंतिम परिभाषा है प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, एक न एक कंडीशन तो ऐसी होगी जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन में इस प्रकार से यदि कोई वस्तु को फेंकते हैं तो कोई ना कोई सी स्थिति होगी जिसमें आपको मैक्सिमम हाइट मिलेगी। तो यहाँ पर मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी हमने मैक्सिमम रेंज की बात करी थी, ये जनरल फॉर्मूला होता है हाइट का, यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब ध्यान से समझिए, यदि मैं यहाँ पर थीटा का मान 45 डिग्री रख देता हूं तो ध्यान से समझिए, साइन यदि मैं 45 रखता हूं तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, जिसे मैं लिख सकता हूं साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इस प्रकार से यदि मैं साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर करता हूं तो यहाँ पर साइन 45 का मतलब होता है 1/√2 और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पूरे साइन स्क्वायर थीटा की जगह थीटा का मान 45 रखने पर मुझे वैल्यू मिल रही है 1/2। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ कि h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन में 2g, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैंने रख दिया 1/2। इस प्रकार से ये हो गया यू स्क्वायर अपॉन 4g। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रखा है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, यानी मैक्सिमम हाइट जो होगी वो होगी यू स्क्वायर अपॉन 4g, जैसे रेंज में मैंने आपको बताया था। अब एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये सब आप क्रम से उतार लीजिएगा। देखिए मैक्सिमम हाइट यदि आपको प्राप्त हुई है तो वो किस एंगल पे हुई है, 45 डिग्री पर। आपको मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे प्राप्त हुई थी, 45 डिग्री एंगल पर। इसका मतलब दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा, मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट आपको प्राप्त होती है 45 डिग्री एंगल पे। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और चीज को समझते हैं। यहाँ पर पिछले स्लाइड में आप देखेंगे मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला था वो यू स्क्वायर अपॉन जी था। अब फिर से इसी स्लाइड पे आ जाइए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि ये यू स्क्वायर अपॉन जी की बात करें तो ये तो आर मैक्सिमम होता है, इसका मतलब यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह पर मैं आर मैक्सिमम रख सकता हूं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर एक संबंध मिल गया हमें मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज के बीच, जो कि होता है मैक्सिमम हाइट बराबर होती है मैक्सिमम रेंज अपॉन 4 के। अब इसे ही घुमा फिरा करके 3-4 ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, जैसे कि मैक्सिमम हाइट के बटे में यदि ये मैक्सिमम रेंज को ले आता हूं तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि बताइए कि प्रक्षेप्य गति में अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम परास का अनुपात क्या होता है। तो उसका आंसर होगा 1/4। यदि मैं यहाँ पर इस 4 को यदि मैं इस जगह पर ले आऊं और एच मैक्सिमम को नीचे ले आऊं तो यहाँ पर एक नई कंडीशन बन जाएगी, आर मैक्सिमम एच मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 4, यानी कि ये एक नया ऑब्जेक्टिव बन गया। इसका मतलब अधिकतम परास और अधिकतम ऊंचाई का अनुपात जो होता है वो 4 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं वो यहाँ से बन सकते हैं। तो ये कंप्लीट मैंने आपको बता दिया प्रक्षेप्य गति के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।